चलिए, आज हम सब मिलकर एक तरह के ऐतिहासिक जासूस बनते हैं। पता लगाते हैं कि प्राचीन भारत की वो शानदार कहानी आखिर लिखी कैसे गई। जरा सोचिए, हजारों साल पहले क्या हुआ था ये हमें पता कैसे चलता है। कोई सीधी साधी तारीखों वाली इतिहास की किताबें तो थी नहीं। तो फिर इस विशाल कहानी को जोड़ा कैसे गया? ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। वो भी एक ऐसी पहेली जिसके ज्यादातर टुकड़े तो खो चुके हैं। मतलब ये कोई एक कहानी पढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि हजारों बिखरे हुए सुरागों को एक एक कर जोड़ने जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। तो हमारा सबसे पहला सुराग कहाँ मिलेगा? वहीं जहां सारी पुरानी सभ्यताएं अपनी निशानियां छोड़ जाती हैं। जमीन के नीचे। जी हाँ, हमारी जांच शुरू होती है आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान से। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद खुदाई दो तरीकों से करते हैं। एक होती है वर्टिकल खुदाई, मतलब ऊपर से नीचे। इससे पता चलता है कि कौन सी चीज कब हुई, एक के बाद एक परतों में इतिहास खुलता है। और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल खुदाई, यानी एक बड़े इलाके में फैलकर। इससे पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे। एक पूरी की पूरी बस्ती का नक्शा सामने आ जाता है। हालांकि ये बहुत खर्चीला होता है, इसलिए कम ही देखने को मिलता है। अच्छा, तो जमीन से कुछ मिल तो गया, लेकिन अब शुरू होता है असली वैज्ञानिक काम। सबसे पहले तो रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों से ये पता लगाया जाता है कि वो चीज कितनी पुरानी है। फिर उसकी और बारीकी से जांच होती है। जैसे अगर कोई पराग का कण मिला तो उस जमाने की जलवायु का पता चल सकता है। कोई धातु मिली तो उस दौर की टेक्नोलॉजी समझ आती है। हर छोटी चीज एक कहानी कहती है। चलिए, जमीन के नीचे से अब जरा ऊपर आते हैं। हमारा अगला सुराग है वो चीजें जिन पर कुछ लिखा है, कुछ निशान बने हैं, यानी धातु और पत्थर पर छोड़े गए संदेश। बात हो रही है सिक्कों और शिलालेखों की। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। और ये पुराने सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, ये तो उस दौर के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल हैं। सोने, चांदी, तांबे के ये सिक्के हमें बताते हैं कि कौन राजा राज करता था, व्यापार के रास्ते कहाँ तक फैले थे। और जब मौर्य काल के बाद और गुप्त काल के दौरान हजारों हजारों सिक्के मिलते हैं, तो ये साफ इशारा है कि उस दौर में अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत रही होगी। और सिक्कों के बाद आते हैं शिलालेख, जिनकी पढ़ाई को कहते हैं एपिग्राफी। अब देखिए, कागज या पत्तों पर लिखी बातें तो समय के साथ खराब हो सकती हैं, लेकिन पत्थर या तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए संदेश, वो तो हमेशा के लिए थे। ये एक तरह से सरकारी रिकॉर्ड थे, किसी राजा का फरमान या किसी जमीन के दान का सबूत, जो पत्थर पर इसलिए उकेरा गया ताकि सदियों तक बना रहे। और अगर हम भारत में लिखने की पूरी कहानी देखें तो वो भी कमाल की है। इसकी शुरुआत होती है लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा की मोहरों से, एक ऐसी लिपि जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। फिर तीसरी सदी ईसा पूर्व में अशोक के शिलालेख आते हैं, जो ब्रह्मी लिपि में थे। आगे चलकर संस्कृत एक बड़ी भाषा बनी और 9वीं सदी तक आते आते वो लिपियां उभरने लगी जिनसे आज की भारतीय भाषाएं निकली हैं। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक स्कॉलर ने अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। सोचिए, अचानक से इतिहास का एक पूरा पन्ना जो अब तक बंद था, सबके सामने खुल गया। हम पहली बार सम्राट अशोक के शब्दों को सीधे पढ़ पा रहे थे। तो अब तक हमने बात की जमीन से निकली चीजों की, सिक्कों की, पत्थरों पर लिखे संदेशों की। लेकिन हमारे पास सुरागों का एक और बहुत बड़ा खजाना है, और वो है लिखा हुआ साहित्य। पर हाँ, इसे समझने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। हमारे पास वेदों और पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो उस समय के समाज और रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। फिर बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं जो व्यापार और आम जीवन की झलक देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ तो शासन और अर्थव्यवस्था पर एक पूरी गाइडबुक है। पर यहाँ इतिहासकारों का काम मुश्किल हो जाता है। उन्हें कहानी और कल्पना को सच से अलग करना पड़ता है, क्योंकि एक ही घटना का जिक्र अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से मिल सकता है। अब कोई भी अच्छा जासूस सिर्फ एक ही पक्ष की कहानी नहीं सुनता, वो बाहर के गवाह भी ढूंढता है ना? ठीक वैसे ही प्राचीन भारत को समझने के लिए बाहर से आए यात्रियों के लिखे हुए विवरण बहुत जरूरी हैं। और ये गवाह दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे। जैसे कि भारत पर सिकंदर के हमले की पूरी जानकारी हमें सिर्फ यूनानी लेखकों से मिलती है। मेगस्थनीज नाम के एक यूनानी राजदूत ने तो मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका नाम की पूरी किताब ही लिख डाली।
रोमन लेखक हमें भारत और रोम के बीच जबरदस्त व्यापार के बारे में बताते हैं, और फिर फाहियान और ह्वेन त्सांग जैसे चीनी बौद्ध भिक्षु आए जिन्होंने भारत की यात्रा की और उस समय के समाज, धर्म और जीवन के बारे में सब कुछ लिखा। और इन्हीं बाहरी लेखकों की वजह से एक बहुत बड़ी पहेली सुलझी। यूनानी लेखों में सैंड्रोकोटोस नाम के एक राजा का जिक्र था। इतिहासकारों ने जब इसका मिलान किया तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। बस ये एक कनेक्शन मिलना था और भारत के पूरे इतिहास की टाइमलाइन को एक पक्का सिरा मिल गया, एक शीट एंकर जिसके सहारे बाकी सब कुछ जोड़ा जा सका। तो हमने खुदाई से मिले सबूत देखे, सिक्के और शिलालेख पढ़े, पुरानी किताबें खंगाली और विदेशी यात्रियों के अनुभव भी जाने। इन सारे सुरागों को एक साथ रखकर अब हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है कि क्या प्राचीन भारतीयों में इतिहास की समझ या सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं थी? कई बार कहा जाता है कि उन्होंने यूनानियों की तरह तारीख दर तारीख वाला इतिहास नहीं लिखा, लेकिन अगर हम सबूतों को देखें तो ये बात पूरी तरह सही नहीं लगती। उनका अतीत को याद रखने और लिखने का अपना एक अलग तरीका था। मिसाल के तौर पर पुराणों को देखिए, उनमें राजाओं की पूरी वंशावली मिलती है और 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बात की गई है, जो दिखाता है कि उन्हें समय के बदलने का एहसास था। फिर शक्स संवत और गुप्त युग जैसे कैलेंडर सिस्टम का इस्तेमाल घटनाओं की तारीख तय करने के लिए किया जाता था। बाणभट्ट की हर्षचरित जैसे चरित या जीवनियां लिखी गई जो राजाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा देती थीं। और 12वीं सदी में कल्हण की राजतरंगिणी तो एक तरह से आधुनिक इतिहास की किताब जैसी ही है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? इतिहास कोई ऐसी कहानी नहीं है जो कहीं रखी हुई मिल जाती है। नहीं, ये तो एक फैसले की तरह है जिसे अतीत की आवाज़ों से एक एक सुराग जोड़कर बनाया जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को समझना एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है। हर नई खुदाई, हर नया शिलालेख इस बड़ी और शानदार पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ देता है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि हमें नहीं पता कि अगला सुराग हमें कौन सी नई कहानी बताने वाला है।